चलिए देखा जाए। नहीं तो जो छूटा हुआ है पार्समल का, एक किताब लाइए पार्समल। चलिए अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में एक छोड़े थे है ना, कर दिए। एक छोड़े थे ना प्रॉफिट एंड लॉस में, 38 नंबर क्वेश्चन है ना प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस का चंदन जी आपका जो है ना बहुत ज्यादा ही रहता है। देखिए दो दिन से एकदम डिस्टर्ब रहा, कल भी वैसा ही रहा, परसों का भी क्लास बर्बाद हुआ। अब नहीं करना तो करिएगा, ठीक है। हाँ हाँ 2 सेकंड। लेकिन आप वैसा ध्यान रखिएगा, पूरा कंपाउंड बर्बाद कर दिया, ध्यान रखिएगा। चलिए जैसे एक प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्वेश्चन छूट रखा था, उसी को करवाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस में एक अच्छा सा टाइप है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रखा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। फिर आपसे ये कहा गया यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का क्या होता, लाभ होता, 10% लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। वस्तु का क्या बताना है, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सवाल लिख लीजिए। ये टाइप जो है आपका छूट रखा था ना, है ना, छूट गया था। ये बढ़िया आपका जो है स्पेशल टाइप हो गया, टाइप बढ़िया अच्छा सवाल था, छूट गया था। कहे कि सर एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह 5% कम में खरीदता और 1 रुपया क्या करता कम में बेचता तो उसे कितने % का लाभ होता, 10% का लाभ होता। इस सवाल को बनाने का जो तरीका होगा वो इस तरह से बनाइएगा। हम कहेंगे इस तरह से कि अगर एक व्यक्ति, क्या कह रखा है सवाल में कि एक व्यक्ति जो है वो किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य को 100 मानना है, क्रय मूल्य को क्या मानना है, 100 मानना है। तो 5% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब पहले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 5% लाभ पर बेचा तो ये जो विक्रय मूल्य हुआ वो पहले का विक्रय मूल्य है। कब का विक्रय मूल्य, पहले का विक्रय मूल्य हुआ। अब कहता है कि यदि, ये कह रखा है कि यदि जो है वह इसे 5% कम में खरीदता, तो एक बात बताइए, अगर जो सामान वह व्यक्ति 100 रुपया में खरीद रहा था, अब कहता है 5% कम में खरीदता, इसका मतलब 100 का सामान वो 95 में खरीदता नहीं, पहले जो सामान कितने में खरीद रहा था, 100 में खरीद रहा था, अब 5% कम में खरीदता, यानी बाद का जो क्रय मूल्य, ये जो क्रय मूल्य है ये कब का क्रय मूल्य आया, बाद का।
यानी बाद में कितने में खरीदता, 95 में खरीदता, और कहता है 1 रुपया कम में बेचता। क्या कहता है, 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। यानी कहा गया 1 रुपया, यहां से 1 रुपया कम में क्या करता, बेचता, 1 रुपया कम में बेचता तो उसे कहा गया 10% का क्या होता, लाभ होता। सवाल यही कह रहा है। तो एक बात जरा सोचिए कि 1 रुपया कम में बेचता यानी पहले के विक्रय मूल्य से 1 रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो ये लाभ किस पर होता, क्रय मूल्य पर। लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो हम कहेंगे सर अगर 10% का लाभ है इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 110 बटा क्या होगा, 100 होगा। 10% का लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य पर 110 बटा 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यहां से यहां कट गया, ये 5 9 5 14 और 9 1 10, यानी पॉइंट बैठाइएगा तो आप कहिएगा सर 104.5, 104.5। तो एक बात बताइए, पहले का विक्रय मूल्य 105, बाद का विक्रय मूल्य कितना आया 104.5, तो विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आया, 0.5। यानी कहेंगे सर 0.5 बराबर 0.5% बराबर आपका 1 रुपया होगा। 0.5% बराबर क्या आएगा, 1 रुपया। तो कहेंगे सर यहां से 1% क्या आएगा, 1% आपका 2 रुपया, 1% क्या होगा 2 रुपया। तो 100% क्या कितना आ जाएगा 200। तो 100% निकल गया मतलब क्रय मूल्य निकल गया, यानी क्रय मूल्य कितना है उस वस्तु का 200। इसको लिखिए फिर से समझाएंगे, इसको लिखिए फिर से समझाएंगे। है ना, देखिए फिर से समझाते हैं, इसको समझिएगा फिर से, है ना, फिर से समझते हैं सवाल में। इसको फिर लिख लिए ना, लिख लिए, फिर से समझिए सवाल क्या कहता है उसको समझते हैं। सवाल ये कह रहा था कि सर ये कहा गया कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इस टाइप को पकड़िए। एग्जाम देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले टाइप पकड़िए कि किस टाइप का सवाल है। सवाल में ये कह रखा है कि सर एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 5% क्या करता, कम में खरीदता। यानी आपसे ये कहा जाएगा इतने में तो बेचता है, लेकिन अगर ये इतने में कम में खरीदता और इतना कम में अगर बेचता तो आपको इतना का और क्या होता, लाभ होता। यानी कहा गया यदि वह इसे 5% कम में खरीदता और 1 रुपया क्या कर रहा है, कम में बेचता तो उसे 10% का क्या होता, लाभ होता। तो इसको शॉर्ट में बनाइएगा एकदम से कि कहेंगे सर मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है 100 है। अब 100 है तो 5% क्या किया, लाभ पर बेचा, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य है और ये क्या है, विक्रय मूल्य। अब कहता है यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, यानी जो सामान 100 रुपया में खरीद रहा था उस सामान को कितने में खरीदता, 95 में खरीदता। यानी जो सामान वो 100 रुपया में खरीद रहा था उस सामान को कितने में खरीदता, 95 में खरीदता। और कहता है 1 रुपया कम में बेचता, 1 रुपया कम में बेचता। तो इसको अभी निगलेक्ट लेके चलते हैं, इसको आप बाद में लेके चलेंगे। 1 रुपया क्या कहता है, कम में बेचता, तो कहा गया कितना का लाभ होता,
10% का लाभ होता है, तो लाभ और हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होता है। तो कहेंगे सर अब जो 10% का लाभ होगा ये लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। इस वाले क्रय मूल्य पर, इस वाले क्रय मूल्य पर नहीं, पहले वाले क्रय मूल्य पर नहीं, कौन वाले क्रय मूल्य पर? बाद वाले क्रय मूल्य पर। तो बाद वाले क्रय मूल्य पर 10% का लाभ यानी 110 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 104.5, यानी कहेंगे सर पहले का विक्रय मूल्य कितना, बाद का विक्रय मूल्य कितना? 104.5। तो एक बात बताइए, दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर, अच्छे विक्रय मूल्य में कितना कम में बेचा गया? 0.5। और वास्तव में कितना कम में बेचा गया? 1 रुपया। यानी हम कहेंगे सर 0.5% बराबर कितना? 1 रुपया। इसलिए 100% जो होगा, क्रय मूल्य पूछ रहा है मतलब कितना परसेंट? 100%। तो 100% कितना रुपया हो गया? 200 रुपया हो गया। सही है। इस टाइप का एक और सवाल है, वो भी करवाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल देखिएगा, सवाल ये है आपका 69 है ना, 69 नंबर, ये भी छोड़े थे 69, सवाल नंबर 69 49 है ना, सवाल नंबर 69 में ये कह रखा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेची। कह रखा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदकर 10% हानि पर बेची। 10% हानि पर क्या करता है? बेची। ठीक है, हानि पर बेची। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, ठीक है, तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, कॉमा तो 40% का लाभ होता, 40% लाभ होता, कॉमा तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर वाट, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए सवाल कैसे बनाना है, यहां देखिएगा, कुछ भी नहीं करेंगे, सवाल के पहले टाइप को पकड़ेंगे, सवाल के टाइप को पकड़िए। कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है और कहता है यदि वह 20% कम में से क्या करता, खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता, तो कहा गया उसे कितने परसेंट का लाभ होता? 40% लाभ होता। तो सेम टाइप है, टाइप पकड़ाया। अब करेंगे कैसे? हम कहेंगे सर मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य को कितना, 100 मान लेते। अब कहा गया यदि वह किसे खरीद कर कैसे बेचता, 10% हानि पर, यानी 100 का सामान वह कितने में बेच देता, 90 में बेच देता। सही है। इसी तरह जैसे डाटा खींचते हैं ना, वैसे ही सवाल को डाटा खींच के बनाइएगा, जैसे बना रहे हैं सेम उसी तरह से क्या करना है, बनाना है। तो 100 का सामान कितने में बेच दिया, 90 में। अब कहता है यदि वह 20% किस में क्या करता, कम में खरीदता, यानी जो सामान 100 में खरीद रहा था वह किसे कितने में खरीदेगा, 80 में खरीदेगा। जो सामान 100 में खरीद रहा था वो अब 80 में, यानी 80 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य आया। 80 क्या आया, वस्तु का क्रय मूल्य। और कहता है 55 रुपया क्या करता, अधिक में बेचता। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए। 55 रुपया अधिक में बेचता तो क्या कहा गया, 40% का क्या होता, लाभ होता। तो लाभ और हानि होता किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो 80 में 40% का लाभ यानी 140 बटा 100। ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य। 80 तो क्रय मूल्य है, लेकिन 140 बटा 100 कर देने से क्या बन गया, विक्रय मूल्य। अब एक बात बताइए कितने बार में कटेगा, 112। अब ये बताइए पहले बेचा जा रहा था 90% पे, पहले कितने में बेचा जा रहा था, अब कितने में बेचा जा रहा है,
112 में, तब प्रतिशत में विक्रय मूल्य कितना बढ़ा? 22% बढ़ा। प्रतिशत में अंतर 22% का और रुपया में अंतर 55 रुपया का। रुपया में अंतर कितने रुपया का? 55 रुपया का। प्रतिशत में बढ़ा 22 और रुपया में कितना बढ़ा? 55। तो 22% बराबर 55, तो कहेंगे सर 11 दूना 22, 11 पचे 55, तो 2% बराबर 5, तो 100% चाहिए तो 50 से गुना, 50 दूना 100 है ना, 50 से गुना कितना हो जाएगा? 250 रुपया। यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आ गया? 250 रुपया आ गया। लिख लीजिए। है 102। अच्छा वो बता देंगे आपको, है ना, एक बार बता दिए। हो गया? हो गया ना? ठीक है, हो गया। अब आ जाइए, मिटा दे, मिटा देना। चल अब आ जाइए। और कुछ छूटा था? अच्छा इस टाइप का सवाल बन जाएगा? बन जाएगा ना? लिखिएगा, एक सवाल लिखिए, तो एक सवाल लिखिए इस टाइप का बनाइए तो देखिए। और हाँ, इस टाइप को बना इतना बार बनाइए ना कि याद हो जाए, टाइप पे याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बार बार पूछता है, बहुत बार पूछेगा इस सवाल। सवाल लिखिएगा कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदकर, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदकर 10% हानि पर बेची, 10% हानि पर बेची, 10% हानि पर बेची। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि वह इसे 20% क्या करता? कम में खरीदता, तथा है ना 340 रुपया अधिक में बेचता, तथा नहीं 540 लिखिएगा, तथा 540 रुपया अधिक में बेचता। कितना? 540 रुपया, 340 नहीं लिखिएगा, 540 रुपया अधिक में बेचता, 540 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता, तो उसे 10% का लाभ होता, तो उसे 10% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 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 कितना है? 27। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? कितना रहा? 27।
27,000 आ गया, है ना। कुछ भी नहीं बनाना, ऐसे बनाइएगा। हम कहेंगे कि सर वस्तु का क्रय मूल्य हम क्या मान लिए, 100 मान लिए। अच्छा, कहा गया सबसे पहले 10% हानि पर बेचा, यानी जो वस्तु 100 का था उसे कितने में बेच दिया, 90 में बेच दिया। अब कहता है कि यदि वह 20% कम में खरीदता, यानी 20% कम में खरीदता मतलब कितने में खरीदता, 80 में खरीदता, सही है। 20% कम में खरीदता मतलब 80 में खरीदता, तथा 550 रुपया, कितना रुपया, सॉरी 540 रुपया अधिक में क्या करता, बेचता। तो अभी रुपया को छेड़छाड़ नहीं करे, 540 रुपया अधिक में बेचता, तो कहा गया 10% का क्या होता, लाभ होता। तो 10% का लाभ इस पर क्रय मूल्य पर होगा, 110 बटा 100। यहां से ये आपका विक्रय मूल्य बन गया, ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य। अब जरा इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, है ना, 88, है ना। तो एक बात बताइए, दोनों के विक्रय मूल्य में कितना का अंतर आया, है ना, दोनों के विक्रय मूल्य में कितना का अंतर आया, 2 का। तो हम कहेंगे सर 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 बराबर 540 रुपया। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2% बराबर 540, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, है ना, 27, है ना। तो 100% कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा उलझाव होगा, है ना, लेकिन बनाने का तरीका आपका यही होना चाहिए, ठीक है ना, फ्रैक्शन में। आगे चले, अगला सवाल। एक और सवाल आपका बच गया था, हाँ, प्रॉफिट एंड परसेंटेज में छोड़े थे ना, 25 नंबर परसेंटेज का या प्रॉफिट एंड लॉस का, परसेंटेज का। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए तो कौन छूटा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का ही। तो छूटा हुआ थोड़ी ना, बता दिए 25 नंबर नहीं बन रहा था, है ना। चलिए 25 नंबर तो बता दिए हैं। परसेंटेज में एक सवाल छोड़े थे, याद कीजिए, एक बहुत पहले, कौन सा, घेरा नहीं लगाए क्या, बहत्तर, हाँ 72, है ना, मकान किराए वाला, क्यों ना, मकान किराए वाला। चलिएगा 72 देखते हैं। परसेंटेज टॉपिक का 72 नंबर, परसेंटेज में, परसेंटेज टॉपिक का जो है आपका 72 नंबर सवाल, 72 नंबर सवाल। सवाल ये कहता है कि एक व्यक्ति ने एक घर किराया 5 लाख रुपये में खरीद कर, है ना, एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख रुपये में खरीद कर किराए पर दे दिया। वह प्रति वर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है तथा एक 1660 रुपया प्रति वर्ष गृह कर देता है। इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपने लागत का 10% धन मिला, तो घर का मासिक किराया कितना है, घर का मासिक किराया कितना है। तो जो पूछा जाए उसको एक्स मान लीजिएगा, यानी हम कहेंगे सर मासिक किराया हम मान लेते हैं एक्स। मासिक किराया को क्या मान लिए, मासिक किराया को मान लिए एक्स। तो एक महीना में अगर एक्स रुपया उसको किराया आएगा तो साल में कितना होगा, 12 महीना। इसका मतलब वार्षिक किराया उसका कितना हो जाएगा, वार्षिक किराया उसका 12x हो जाएगा ना, हो जाएगा 12x हो जाएगा, सही है। अब सवाल ये कह रखा है कि एक व्यक्ति 5 लाख का घर लेता है और वह प्रति वर्ष कुल किराए का 12.5% जो है ना मरम्मत पर और 1660 रुपया प्रति वर्ष टैक्स देता है, हाउस टैक्स देता है। इस प्रकार उसे कुल लागत का 10% धन मिलता है। कुल लागत का क्या मिलता है, 10% धन मिलता है। घर का मासिक किराया क्या होगा। तो एक बात बताइए, हम कहेंगे सर यहाँ पे 5 लाख का जैसे वो व्यक्ति घर लिया, कितना जीरो हो जाएगा, 5 3 2 5 है ना, 5 जीरो है। अब इतना का घर लेता है तो कहता है कि प्रति वर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत पर, तब कुल किराया कितना हो गया, 12x हो गया। तब 12x में 12.5%, समझिएगा
12.5% वो किस पर लगा दिया, मरम्मत पर है, मरम्मत पर लगाता है। तो एक बात ये बताइए, 12.5 का मतलब 25/2, 25/2 प्रतिशत उड़ाएंगे तो 25/200, काटिएगा तो 1/8, यानी कहिएगा सर 1/8 तो वो किस पर लगाया, मरम्मत पे लगाया। तो एक बात बताइए, जो किराया आया उसका 12.5% मरम्मत पे लगा दिया, इसका मतलब 1/8 मरम्मत पे लगा दिया, तो बचा कितना उसके पास, 7/8। एक बार नहीं नहीं बचा, अगर आपका 1/8 वो मरम्मत पे लगा देता है तो उसके पास बचेगा कितना, 7/8। और फिर कहता है कि वो 1620 रुपया प्रति वर्ष गृह कर देता है। गृह कर मतलब हाउसिंग टैक्स होता है। तो अगर 1620 रुपया 1660 रुपया सॉरी 1660 रुपया अगर वो टैक्स दे देता है तो उसके पास बचेगा कितना, तो हम घटा देंगे। जो टैक्स दे देगा वो पैसा उसके पास रहेगा नहीं रहेगा, तो हम घटा दिए। अब आपसे कहता है इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपने लागत का 10% धन मिला, यानी कहता है जो इस वर्ष जो इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपने लागत का, तो लागत 5 लाख था, 5 लाख का कितना परसेंट धन मिला, 10% धन मिला। इस प्रकार उसे अपने प्रति वर्ष 5 लाख का कितना परसेंट धन मिलता है, 10% धन मिलता है। अब आपसे क्या कहा गया कि बताइए उसका मासिक किराया कितना है, मतलब किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। जरा कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, काट लीजिए, यहां से एक्स का वैल्यू निकालिए, तो निकालिए एक्स का वैल्यू। कल आप लोगों का टेस्ट है ना, कल परसेंटेज नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, है ना। हम आएंगे कैसे, नहीं हम कहीं जा नहीं रहे, रिवीजन हम बता देते हैं हम क्या क्या लेंगे। एलसीएम एचसीएफ में नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज में भी नॉर्मल रहेगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में भी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तैयार रहिएगा कल टेस्ट, क्योंकि टॉपिक आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ कल हम रहेंगे, कल शनिवार छुट्टी नहीं, घर चले जाएंगे, कल आपका रहेंगे, टेस्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। और राजेंद्र जी हम टेस्ट का पीडीएफ इसी चैनल पे डलवा देंगे। बना कितना आया, कितना है, 4920, सही, 4920 सही है, सही है। तो उसका जो किराया आया वो मासिक किराया कितना हो गया, 4920 हो गया। फिर से इक्वेशन को समझिए, मासिक किराया अगर x मानेंगे तो उसका वार्षिक किराया कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब कहता है कि वार्षिक किराया का 12.5% वो किस पर खर्च करता है, मरम्मत पर। किस पर खर्च करता है, मरम्मत पर। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। तो 1/8 जो है अगर वो मरम्मत पे खर्च कर दिया, इसका मतलब बचा कितना उसके पास, 7/8। और कहता है 1600, ये नहीं समझ में आ रहा है, 7/8 कैसे आया। एक बात बताइए, यहां देखिएगा, यहां देखिए, समझिए 7/8 कैसे आया ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं आपके पास 8,000 रुपया है, कितना रुपया है, 8,000 रुपया है। हम आपसे कहेंगे कि आप जो है ना 12.5% खर्च कर देते हैं। आप 12.5% क्या करते हैं,
खर्च कर देते हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप कितना बचाते हैं, कितना बचाते हैं। तो आप कहिएगा ना कि सर 8,000 का 12.5% हम खर्च कर रहे हैं। 8,000 का कितना? 12.5%। तो आप ये कहिएगा सर 8,000 का मतलब गुना 12.5 का मतलब 12 दूना 24 एक, तब 25/2 आप प्रतिशत उड़ाइएगा तो बट्टा में 100 है ना। यहां से 00 से 00 काटिएगा, यहां से आप काट लीजिएगा 40 बार में, है ना, सॉरी 40 बार में। अब 25 चौके क्या आएगा? 100 आएगा, यानी 1,000। इसका मतलब 8,000 का 12.5% अगर आप खर्च करते हैं, मतलब कितना रुपया खर्च करते हैं? 1,000 खर्च करते हैं तो बचाते कितना है? 7,000। तो वो 7,000 आपका क्या निकला? बचत। 7,000 क्या निकला? बचत। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं जब 7,000 निकालना ही है तो क्यों ना हम ऐसा सोचे कि सर अगर 12.1/4 का मतलब होता है 1/8, तो हम कहेंगे सर अगर 8 रुपया मेरा आय होगा तो 1 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब 7/8 बचत कर रहे हैं। 8 में 1 क्या हो गया? घटा दिए। 7/8 बचत कर रहे हैं और टोटल रुपया है कितना? 8,000। देखिए तो काटिए तो 7,000 पुरेगा, पुरेगा, आ जाएगा। तो ये जो घटा के आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं? बचत। क्या लिख रहे हैं? बचत। हम कहेंगे सर अगर 1/8 खर्च कर दे रहे हैं तो बचत कितना कर रहे हैं? 7/8। जैसे अगर हम आपसे कह दें बताइए 2/5 आप खर्च कर दे रहे हैं, तो बताइए बचत कितना कर रहे हैं? 3/5। अरे घटा लेना है हो, इसको क्या करना है? इसमें घटा लेना है। अगर हम आपसे ये कह दें कि आप अगर मान लेते हैं कि 2/5 आप खर्च कर रहे हैं तो बचत कितना कर रहे हैं? 3/5। इसको इससे क्या करना है? घटा लेना। ये बताइए कि अगर हम कह दें कि 7/8 आप खर्च कर रहे हैं तो बचत कितना कर रहे हैं? 1/8। 1/8। तो यहां पर सवाल में यही था, LHS को RHS के बराबर करना होता है। हम कहेंगे कि सर अगर 12.5% अगर हम 12.5% वो क्या दे दिया? मरम्मत पर। 12.5% का मतलब क्या हो गया? 1/8। मतलब ये क्या दे दिया? मरम्मत पर। इसमें दे दिया मरम्मत पे। तब मरम्मत पे अगर 1/8 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 7/8। तब किसका 7/8? जो वार्षिक किराया का 7/8। तो वार्षिक किराया कितना है? तब 12x का 7/8 उसके पास बचा। कब बचा? जब वो मरम्मत करा लिया उसके बाद। अब बचने के बाद जो पैसा बचा उसमें भी वो 1660 रुपया क्या दे दिया? क्या दिया? 1660 रुपया क्या दिया? टैक्स दिया, हाउसिंग टैक्स। इसको बोलते हैं हाउसिंग टैक्स। जैसे पटना में कोई मकान मालिक हाउसिंग टैक्स देता नहीं है, इसको बोलते हैं हाउसिंग टैक्स। तो हाउसिंग टैक्स कितना दे दिया? 1660। तो एक बात बताइए, जो पैसा सरकार को दे देगा वो व्यक्ति के पास रहेगा? नहीं रहेगा, तो घट जाएगा। क्या करेंगे? घट जाएगा। अब कहता है इस प्रकार उसे अपने कुल लागत का 10% धन क्या होता है? मिलता है। तो एक बात बताइए, कुल लागत कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख का 10% क्या होता है? उस व्यक्ति को धन मिलता है। तो यहां से 5 लाख का 10% LHS RHS क्या हो गया? बराबर हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया, है ना। इसको 1-2 बार बनाइए ना, तब जाके क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और कितना? 73। 73 तो हो गया था। 76। 76 तो एवरेज पढ़ाएंगे उस समय, एवरेज पढ़ाएंगे उस समय, एवरेज से रिलेटेड, है ना। तो लगभग आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। 86। 86 तो ये तो क्या बार बता दिए। 86 नंबर बताएं कि नहीं बताएं? है ना। 86 नंबर में कहा गया कि तेल के मूल्यों में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति इसकी खपत इतनी कम कर दिया कि मंद खर्च न बढ़े। तो अगर एक बात बताइए, यहाँ पे आपको बताए थे कि अगर तेल का मूल्य पहले 100 होगा तो बाद में आपका 120 हो जाएगा।
तो याद है इनवर्स हो जाता है, मात्रा क्या होता है इनवर्स, यानी 120 यहाँ आ जाएगा और 100 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहां से काटेंगे तो 6:5 आएगा। अब आपसे ये कहा गया कि बताइए खपत में कमी और पहले का खपत का अनुपात। तो एक बात बताइए, खपत में कमी कितने का आया, 1 का आया। अब पहले का खपत कितना है, 6 है, यानी 1 अनुपात क्या आएगा, 6 आएगा, 1:6 आ जाएगा। खपत में कमी कितने का आया, 1 का, पहले का खपत कितना 6, तो 1:6 हो जाएगा, 1:6 हो जाएगा। सही है ना। तो लगभग आपका क्या हो गया, खत्म हो गया है। कल या परसों रिवीजन करना है। देखिए पढ़ने से क्या होता है, मंडे लंबा समय हो जाएगा, मंडे को है ना। एक काम करते हैं, दो अभी जो है ना लगा, आज कौन दिन हुआ, मंगल या बुध, मंगल, तब बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन है ना, 3 दिन में जो है ना 2 टॉपिक करके रिवीजन करवा देते हैं। जैसे यहां देखिएगा रिवीजन, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पढ़िएगा और रिवीजन ही नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा है। यानी एक बात बताइए, हम सब क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं, हम सब पढ़ लिए हैं, नंबर सिस्टम पढ़े कि नहीं पढ़े, नंबर सिस्टम। अच्छा एलसीएम एंड एचसीएफ रिवीजन करवा देंगे। उसके बाद तीसरा में परसेंटेज, चौथा में आपका प्रॉफिट लॉस है ना, 5वां में आपका सिंपल इंटरेस्ट और 6ठा में आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। 6 गो टॉपिक पढ़ लिए है ना, 6 गो टॉपिक आप ही नहीं पढ़े, अच्छा कोई बात नहीं है। तो चलिए एक बात बताइए, नंबर सिस्टम नहीं पढ़े, अच्छा ये परसेंटेज से पढ़े है ना। तो आपको आइएगा टेस्ट में, लेकिन फिर भी डिस्कशन देख लीजिएगा। डिस्कशन क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए बताते हैं आपको, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ का एक दिन टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। रिवीजन करने में 2 गो टॉपिक रहेगा, फट से कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरे दिन परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का, और तीसरे दिन एसआईसीआई। यानी ये टेस्ट हो जाएगा आपका कब का, बुध को हो गया, और ये बृहस्पति हो गया, और ये क्या हो गया, शुक्रवार हो गया। सही है नहीं, सही है। एक बार में करने से अच्छा है कि 2 टॉपिक करके क्या करें। अब सही है, 2 टॉपिक भी अगर नहीं कर पाइएगा रिवीजन तो क्या कर पाइएगा। अब सही है ना, तो 2 टॉपिक करना है, मतलब आपको रिवीजन, एक तो ये टेस्ट नहीं, ये आपके लिए रिवीजन का मौका मिला है। ये क्या है, आपको रिवीजन का मौका है टेस्ट के रूप में। तो और ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आपको 10 ही क्वेश्चन देंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन काफी है ना। चावल हंडी से अगर चावल पका है कि नहीं पका है, एक के चावल डिसाइड करता है। तो यहाँ तो 10 गो चावल दे रहे हैं, है ना, 10 गो चावल बहुत है। हाँ डिस्कशन उसी समय कर देंगे, डिस्कशन एट ए टाइम कर देंगे, है ना। आंसर भी तुरंत मिला लेना है, लेकिन हाँ 10 क्वेश्चन 10 टाइप का रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 टाइप का रहेगा, अलग अलग टाइप का रहेगा। तो आपका हो गया नंबर सिस्टम, हो गया नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ कल हो जाएगा 10 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद 10 क्वेश्चन कहां से, परसेंटेज से, और 10 क्वेश्चन है ना एसआईसीआई से। और पासिंग मार्क्स रहेगा 8 नंबर पर। 10 नंबर में अगर 8 नंबर ले आए, मतलब आप अच्छे से पढ़े हैं, नहीं ले आए है ना, तो 20 क्वेश्चन में क्या होगा, डिस्कशन नहीं हो पाएगा, सबको देखना पड़ेगा ना। मान लेते हैं आपको 10 क्वेश्चन दिए, मात्र टाइम देंगे 15 मिनट, तब 15 मिनट में बना लिए, और उसके बाद 20 से 25 मिनट में क्या करेंगे, डिस्कशन करा देंगे। 20 क्वेश्चन दे देंगे तो आधा घंटा बनाने में, फिर वो 1 घंटा डिस्कशन में, तो हो पाएगा, है ना। जितना चादर रहे उतना ही पांव फैलाना चाहिए, है ना। तो ये 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन से मतलब नहीं है, ये है कि आपको रिवीजन का एक मौका दे रहे हैं कि आपका 3 दिन है, रिवीजन कर लेते हैं, है ना। उसके बाद आगे के टॉपिक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। कॉपी जाइएगा, उल्टा के
सारा रिवीजन कर लीजिएगा। अभी देख रहे हैं ना कि मतलब एक आपके धासु सर है ना, यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, तो हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। बताइए कि टीचर के पूरा गरिमा को जो है ना धूमिल कर दी। क्या आज से 1 महीना पहले हम भी देखे थे वीडियो, उनका बैच जो है ना ठसाठस भरा हुआ था। 1 महीना पहले उनका बैच एकदम लगभग 500-700 का बैच चल रहा था। 1 महीना में उनको 50 लाख का कर्जा हो गया। देखिए कोर्स बेचने का जो तरीका है टीचरों का कितना बेकार है बताइए। हाँ ऐसे अगर कह देते ना लड़का सबको कि तुम सब जो है ना जितना हेल्प हो सके 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 200 रुपया कर दो, तो हमको लगता है कि 50 लाख से ज्यादा हेल्प हो जाता है। लेकिन 499 का कोर्स बेचना ये कितना बहुत बेकार है। कोई उनको अच्छा कर नहीं रहा है, जितना मतलब यूट्यूब पे टीचर है कोई भी अच्छा नहीं कर रहा है। ऐसा हो जा रहा है ना। हाँ वही ना। तो ऑनलाइन में जो है, ऑनलाइन वाले को जो है हम जो है या तो मतलब व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप पे क्वेश्चन डाल देंगे है ना, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डाल देंगे, वहां से बना के 10 को रखिएगा और बाकी बात आपका जो है ना मिलेंगे। तो मिलते हैं कल की कक्षा में। क्या हुआ एसआई का? ओ एसआई का तो किस्ती छूट ही गया। अच्छा एक काम करेंगे, एसआई का किस्ती टेस्ट लेंगे ना, उसी में डाल देंगे, उसी में डिस्कशन करा देंगे, टेस्ट में ही किस्त में डालेंगे। देखिए भूल गए, एसआई का किस्ती याद नहीं दिलाए, बताइए है ना। तो टेस्ट डालेंगे ना, उसी में कुछ नहीं, एसआई का किस्ती बहुत आसान। एक बात बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज का आसान था या टफ था? कुछ नहीं था, उसमें खाली बराबर करना था। तो एसआई का किस्ती उससे भी आसान है, एसआई का किस्ती उससे भी आसान है, बस थोड़ा सा हिंट करेंगे बन जाएगा। तो उसको जो है ना उसी में क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, रहने देते हैं है ना। रिवीजन कर लीजिए, 2 दिन का 3 दिन का मौका दिए हैं, 3 दिन में पकड़ के सारे टॉपिक के क्या कीजिए। आना जरूरी है ना, तो फाइन लगेगा है ना, और फाइन एमआई पे लगेगा, मनमाना इंटरेस्ट है ना, आना जरूरी है।